गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रसायन की मूल अवधारणाओं के संबंध में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं रसायन विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक पदार्थों की संरचना, उनकी अभिक्रिया, उसमें ऊष्मा, ताप इत्यादि के प्रभाव और इनके संगठन के बारे में अध्ययन करते हैं। रसायन के संबंध में प्रारंभ से ही वैज्ञानिकों की रुचि रही है। वे लगातार प्रकृति में होने वाले समस्त परिवर्तनों के संबंध में अध्ययन करते रहे हैं और वे जानते रहे हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती रही हैं। अतः रसायन विज्ञान एक प्रारंभ से ही मनुष्यों से सीधे जुड़ा हुआ विषय रहा है। जब रासायनिक पदार्थों के उनको बनाने की बात आती है, वो कैसे बने हैं, वे कैसे निर्मित हुए हैं, प्रकृति में जितनी भी वनस्पतियां हैं या इसके अलावा जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, ये बने आखिर कैसे हैं, इस संबंध में जब हम चर्चा करते हैं तो एक रासायनिक संयोग के नियम बाहर निकल के आते हैं। वैज्ञानिकों ने इनका मात्रात्मक विश्लेषण किया, मात्रात्मक यानी भारात्मक जानकारियां इनके एकत्र की कि किस प्रकार ये आपस में संगठित होते हैं। तो कुछ निष्कर्ष निकाले गए जिस आधार पे ये संयोग करते हैं रासायनिक पदार्थ, और उन्हें हम रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। तो रसायन की मूल अवधारणा में सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कि रासायनिक यौगिक बनते कैसे हैं, इसके संबंध में क्या अवधारणाएं या क्या नियम विकसित हुए हैं। तो इसमें वे नियम है, पहला है रासायनिक संयोग के नियम में रासायनिक संयोग के नियम में पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जिसे हम द्रव्य अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम से स्पष्ट है कि यह नियम यह स्पष्ट करता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक पदार्थ और क्रियाफल पदार्थ के द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता। यानी जितने द्रव्यमान क्रियाकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं उतना ही क्रियाफल बनता है, जबकि उसका संगठन या रूप बदल सकता है। मान लीजिए कोई दो द्रव अभिक्रिया कर रहे हैं, तो अभिक्रिया करके वे ठोस में परिवर्तित हो सकते हैं, परंतु उनका अर्थात उनका रासायनिक संगठन तो परिवर्तित हो सकता है, परंतु उनके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक पदार्थ है और उनके क्रिया करने से जो क्रियाफल मिलता है, जिसे हम उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं, उनके द्रव्यमान सदैव स्थिर रहते हैं, उनके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता। ये बात और है कि उनका संगठन बदल सकता है, उनके रासायनिक संगठन और उनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अब एक उदाहरण हम देखते हैं।
मोमबत्ती का जलना, एक उदाहरण हम देखें तो मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो हमको एक बार में ये लगता है कि मोमबत्ती जलते जलते खत्म हो रही है, परंतु यहाँ पर हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को के आधार पर देखें तो वो मोम जो है समाप्त नहीं होती है, वह वाष्प या ऊष्मा ताप के रूप में वह अपनी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, परंतु उसमें किसी तरीके का परिवर्तन नहीं होता है। हम एक प्रयोग द्वारा इसको इसे समझ सकते हैं। इस नियम की पुष्टि के लिए जो प्रयोग किए गए उसमें से एक प्रयोग ये था कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क में रेत और फास्फोरस लिया गया। इसे गर्म किया गया। फास्फोरस जलने के बाद फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है P2O5। जब प्रारंभ में रेत और फास्फोरस लिया गया इसमें और उसके द्रव्यमान को मापा गया तो उसका जो द्रव्यमान था वो अभिक्रिया के बाद फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनने के बाद जब फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड वाष्प के रूप में यहाँ आ गया और अभिक्रिया समाप्त होने के बाद जब दोबारा इस फ्लास्क को जो एयर टाइट है इसको दोबारा जब द्रव्यमान इसका ज्ञात किया गया तो उसके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आया। इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो फास्फोरस यहाँ मौजूद थी वो फास्फोरस अब पेंटा ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो गई है, अर्थात इसका रासायनिक संगठन तो चेंज हो गया है। फास्फोरस P4 के रूप में रहती है, इसकी आणविक संरचना P4 के रूप में होती है और ये इसमें मौजूद ऑक्सीजन के साथ जब जली तो वो P2O5 में परिवर्तित हो गई। इसमें से कोई भी चीज ना बाहर गई ना अंदर आई। इसका क्या मतलब है कि चीज तो बदल गई, अर्थात उसका रासायनिक संगठन बदल गया, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है परंतु इसका द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आया। तो इससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। एक प्रयोग और किया गया था, उसे हम देखते हैं। एक प्रयोग करने के लिए इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाने के लिए हमने एक कांच की H आकार की नली लेते हैं। इस H आकार की नली में इस हिस्से में दो अलग अलग द्रव भर दिए जाते हैं, एक तरफ सिल्वर नाइट्रेट और दूसरा तरफ सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भर दिया जाता है। ये दोनों द्रव अभी आपस में मिले हुए नहीं है। इस स्थिति में इसका द्रव्यमान नोट कर लिया जाता है, मान लीजिए वो A प्राप्त होता है। बाद में इस H आकार की नली को उल्टा करके इन दोनों द्रवों को मिश्रित होने दिया जाता है। जब ये दोनों द्रव मिश्रित होते हैं तो आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के पश्चात सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं। जब इसको हम उल्टा करते हैं तो ये दोनों द्रव आपस में मिल जाते हैं और इनके बीच एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। कुछ देर स्थिर रखने के पश्चात हमको अब जो दो नए पदार्थ प्राप्त होते हैं वे यहाँ पे क्लोराइड था, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे ये दो नए पदार्थ हमें प्राप्त हो रहे हैं। जब हमको दोबारा जब उसका द्रव्यमान नोट करते हैं तो मान लीजिए उसका द्रव्यमान B आया, लेकिन जब हम प्रयोग द्वारा देखते हैं कि ये दोनों ही द्रव्यमान आपस में बराबर हैं तो इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि हो जाती है। तो इस प्रकार हम इस नियम को देख सकते हैं कि ये प्रकृति में ये पूरी तरीके से सत्य है। चलिए हम आगे दूसरे नियम को देखते हैं, रासायनिक संयोग का दूसरा नियम।
रासायनिक संयोग का दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम है। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार प्रकृति में पाया जाने वाला कोई भी पदार्थ, चाहे वो किसी भी स्रोत से आया हुआ हो, वे द्रव्यमान के रूप में एक निश्चित अनुपात में होते हैं। स्थिर अनुपात का नियम बोलता है कि हम जो भी रासायनिक यौगिक प्राप्त करते हैं, जो भी रासायनिक यौगिक के बारे में हम बात करें, वो चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, चाहे वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलता हो या प्रयोगशाला में बनाया गया हो, और प्रयोगशाला में बनाने के एक से ज्यादा विधियों द्वारा भी अगर वो बनाया जाए, तो हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है उसके अवयव भार की दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं। अर्थात स्थिर अनुपात का नियम, अनुपात स्थिर अनुपात यानी उनके भार के अनुसार उनके अवयव का द्रव्यमान सदैव स्थिर होता है। उदाहरण के रूप में अगर हम पानी लें, पानी को हम कई स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं। किसी तालाब से प्राप्त कर सकते हैं, उसे प्रयोगशाला में बना सकते हैं, किसी नदी का पानी हो सकता है, किसी समुद्र का पानी हो सकता है, और इस प्रकार पानी के विभिन्न स्रोतों से एकत्र पानी के भार, एकत्र पानी के अवयव, इसमें दो अवयव हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। पानी में 2 हाइड्रोजन है, अर्थात इसमें हाइड्रोजन का भार हुआ, H2O में हाइड्रोजन का भार हुआ 2 × 1 = 2, और ऑक्सीजन 1 है, एक ही परमाणु है जिसका भार है 16। अतः पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा 2:16। अगर हम इसे सरल करें, यानी हम इसको एक समान, एक कॉमन संख्या, उभयनिष्ठ संख्या से भाग दें, जो कि 2 है, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16। अर्थात हम किसी भी स्रोत से पानी प्राप्त करें तो उस पानी में उसके अवयव अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 2:16 या सरल रूप में 1:8 ही प्राप्त होता है। तो यह नियम इनके अवयव भार की दृष्टि से इनके अनुपात, स्थिर अनुपात को स्पष्ट करता है। हम इस नियम के आधुनिक संदर्भ में हम बात करते हैं। मैं इससे पहले एक बात छूट गई कि पहला नियम जो था हमारा द्रव अविनाशिता का नियम, उसमें भी आधुनिक संदर्भ में हम बात करें तो थोड़ा सा मैं पीछे की बात कर रहा हूं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो हमने अभी देखा, जिसमें हमने कहा था कि चाहे रासायनिक अभिक्रिया के बाद, चाहे उसके क्रिया कारक और क्रियाफल के द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता, उनके संगठन में, रूपों में अंतर आ सकता है। हम ये चीज देखते हैं कि जब कोई पदार्थ बनता है तो उसके द्रव्यमान में कुछ न कुछ हानि होती है। वास्तविक रूप में देखें तो निश्चित रूप से हमें कुछ हानि दिखाई देती है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं में ये अंतर बहुत ही मामूली होता है। कोई पदार्थ बनता है, मान लीजिए ये एक अभिक्रिया हुई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से पानी बना। निश्चित रूप से जब प्रयोग में हम देखें तो इनके द्रव्यमान में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर आता है। वास्तव में वो इतना मामूली अंतर होता है जिसे नगण्य माना जा सकता है, लेकिन
नाभिकीय अभिक्रियाओं में ये हम देखते हैं एक आइंस्टाइन का सूत्र है E=mc²। नाभिकीय अभिक्रियाओं में जो थोड़ा सा भी द्रव्यमान की हानि होती है, जिसको हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं, वो पूरी ऊर्जा में बदल जाती है। और जितने भी परमाणु बम के जो सिद्धांत हैं वो इसी पर आधारित हैं। वो द्रव्यमान क्षति अपार ऊर्जा के रूप में हमें दिखाई देती है। इसका क्या तात्पर्य है कि द्रव्यमान में भी जो क्षति होती है वो ऊर्जा के रूप में रहती है, अर्थात द्रव्यमान क्षति वास्तव में होती नहीं है। पूरी तरीके से जो पदार्थ बना है उसका कुल द्रव्यमान प्रोडक्ट यानी उत्पाद के बराबर ही होता है, लेकिन अगर वो बराबर नहीं मिल रहा है, अगर हमें ऐसा लग रहा है प्रयोग में, तो वो कहीं ना कहीं ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है। ये अर्थात द्रव्यमान की हानि नहीं हुई है, वो कहीं ना कहीं ऊर्जा के रूप में मौजूद है, इसलिए हम इस नियम को सत्य मानते हैं। हाँ, प्रयोगशाला में हम इसे जरूर, जो थोड़ी द्रव्यमान क्षति होती है उसे मेजर यानी मापन नहीं कर सकते। अब हम स्थिर अनुपात के नियम के संदर्भ में इसी बात को देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि प्रकृति में जो तत्व पाए जाते हैं उनके कई समस्थानिक पाए जाते हैं, जैसे लेड का। आधुनिक संदर्भ में स्थिर अनुपात के नियम का हम आकलन करें तो हम पाते हैं लेड के दो असमस्थानिक होते हैं। एक होता है लेड 206 जिसका परमाणु द्रव्यमान है, और दूसरा लेड 208। अब यदि अगर हम लेड के ऑक्साइड लें तो वो बन गया लेड ऑक्साइड। एक लेड ऑक्साइड अगर इन समस्थानिक में परमाणु द्रव्यमान 206 का है लेड, तो इसमें लेड और ऑक्सीजन, ये 206 परमाणु क्रमांक वाला लेड है, तो इसमें इन दोनों तत्वों के बीच का जो अनुपात होगा भार के अनुसार वो होगा 206:16। लेकिन अगर दूसरा लेड है, ये भी लेड ऑक्साइड, परंतु इसमें अगर हमने 208 समस्थानिक वाला लेड लिया हुआ है, तो उस स्थिति में उसी लेड और ऑक्सीजन का अनुपात होगा भार के अनुसार 208:16। जब हम इसी एक ही यौगिक के दो अलग अलग भार अनुपात देखते हैं तो हमें इस नियम से हम कुछ विचलन हमें दिखाई देता है कि ये नियम शायद सत्य ना हो। लेकिन प्रकृति में जितने भी यौगिक तत्व पाए जाते हैं वे अपने समभार के अनुसार अपने समस्थानिकों के औसत होते हैं। अर्थात ये लेड 206 और लेड 208 जो प्रकृति में मिलता है वो इन दोनों का औसत द्रव्यमान होता है। अर्थात ये जो लेड ऑक्साइड चाहे वो 206 परमाणु द्रव्यमान वाला हो, चाहे 208 परमाणु द्रव्यमान वाला लेड हो, वो जब ऑक्साइड बनाता है तो हमें एक जो लेड ऑक्साइड मिलता है उसमें लेड और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव स्थिर माना जा सकता है, क्योंकि वो लेड का परमाणु द्रव्यमान उनके समस्थानिकों का औसत होता है। तो इसलिए इस नियम पे भी किसी तरीके का कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती। आइए हम इस पे आधारित एक न्यूमेरिकल प्रश्न देखते हैं, एक संख्यात्मक प्रश्न देखते हैं। किसी भी अवधारणा से संबंधित संख्यात्मक प्रश्न को देखना आवश्यक है, इससे उसके कंसेप्ट को हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हम एक प्रश्न देखते हैं। 1.375 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन के प्रवाह में
गर्म करने पर 1.098 ग्राम तांबा बचा। तांबा यानी कॉपर बचा। एक अन्य प्रयोग में एक 1.179 ग्राम तांबे को नाइट्रिक अम्ल में विलय करके, नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 में विलय करके कॉपर नाइट्रेट बनाया गया। प्राप्त कॉपर नाइट्रेट को जलाकर, कॉपर नाइट्रेट मतलब CuNO3 को जलाकर क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाया गया। प्रश्न के इतने हिस्से को समझिए। पहले दो तरीके से क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाया जा रहा है, यानी ये क्यूप्रिक ऑक्साइड दो स्रोत से प्राप्त किया जा रहा है। एक स्रोत ये बोलता है कि 1.375 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन के प्रवाह में गर्म करने पर इतना कॉपर बचा। एक अन्य प्रयोग ये बोलता है कि हम इतना तांबा यानी 1.179 ग्राम तांबे को HNO3 में विलय करके पहले कॉपर नाइट्रेट बनाते हैं और फिर कॉपर नाइट्रेट को जलाकर कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, जिसका द्रव्यमान जिसका द्रव्यमान 1.476 ग्राम प्राप्त हुआ। इसमें स्थिर अनुपात के नियम को समझाइए। तो इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम स्थिर अनुपात के नियम के सत्यापन को प्रदर्शित कर सकते हैं। आइए इस न्यूमेरिकल प्रश्न को हल करते हैं। तो इसके लिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, तो अपन इसको मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। हम स्थिर अनुपात नियम में जो यौगिक है उसके अवयवों को देखते हैं, उनको भार के अनुसार अनुपात निकालते हैं। तो चूंकि हम इन दोनों प्रश्नों में मैंने यहाँ मिटाया हुआ है, मैं इसे किताब से देख रहा हूँ, आपने नोट किया होगा इसे। आप देखिए इसमें कौन कौन सी जानकारियां दी गई हैं और उस आधार पर अपन इसको ज्ञात करते हैं। तो प्रथम प्रयोग में देखिए पहले क्या मिलता है। हमने देखा प्रथम प्रयोग में कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान क्यूप्रिक ऑक्साइड का द्रव्यमान था बराबर 1.375 ग्राम। ठीक है, और इसमें इसके द्वारा जो प्राप्त कॉपर था हमने इसमें प्रश्न में पढ़ा था कि 1.375 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन के प्रवाह में हमने गर्म किया, तो हमें 1.098
ग्राम कॉपर प्राप्त हुआ था। ये एक प्रयोग था। तो इसमें कॉपर की प्रतिशत मात्रा हम निकालते हैं। तो कॉपर की प्रतिशत मात्रा बराबर कॉपर की मात्रा यानी 1.098 गुणित 100 बटे उस यौगिक का द्रव्यमान जिसमें से कॉपर मिला, अर्थात 1.375 ग्राम। इस पूरे गणितीय हिस्से को अगर हम हल करते हैं तो हमें कॉपर की प्रतिशत मात्रा प्राप्त होती है 79.86%। जब क्यूप्रिक ऑक्साइड में ये दो अवयव हैं, उसमें से कॉपर की प्रतिशत मात्रा इतनी है तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा शेष बची 100 में से जो बचा वो ऑक्सीजन होगा, अर्थात ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर 100 ऋण 79.86 बराबर, हम इसे माइनस करें तो हमें मिलेगा 20.14%। तो हम देखते हैं कि पहले प्रयोग से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकली 79.86% और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा प्राप्त हुई 20.14%। हम दूसरे प्रयोग में इस जो प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड है उसमें कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा की गणना करते हैं। दूसरे प्रयोग से दूसरा प्रयोग था, एक अन्य प्रयोग में 1.179 ग्राम तांबे को नाइट्रिक अम्ल में घोला गया। एक तरीका है उसको बनाने का, उससे कॉपर नाइट्रेट पहले प्राप्त हुआ और प्राप्त कॉपर नाइट्रेट को जलाकर क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाया गया जिसका द्रव्यमान 1.476 प्राप्त हुआ। क्यूप्रिक ऑक्साइड का द्रव्यमान दूसरे प्रयोग में प्राप्त हुआ 1.476%। और दूसरे प्रयोग में जो कॉपर का हमको द्रव्यमान प्राप्त हुआ वह था 1.179 ग्राम तांबे को हमने लिया था, तो हमको कॉपर का जो द्रव्यमान है वो है 1.179। क्यूप्रिक ऑक्साइड का द्रव्यमान 1.476 प्राप्त हुआ और हमने कितने तांबे को लिया था 1.179 ग्राम। इस विवरण से हम इस दूसरे प्रयोग के इस प्राप्त आंकड़ों से हम कॉपर का प्रतिशत निकालते हैं। हमें मिलेगा कॉपर की मात्रा अर्थात 1.179 गुणित 100 बटे 1.476। यदि हम लोग इस आंकड़े को हल करें तो हमें यह आंकड़ा प्राप्त होता है 79.86%। इसमें भी 79.86% प्राप्त हुआ और ऑक्सीजन का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 100 शेष भाग यानी 100 में से 79.86 को घटाया जाए तो हमें मिलेगा 20.14%। 70 ये मिलेगा 79.89। बच्चों इसको यहाँ पे करने में अधिक समय लगेगा, इसे आप एक करके एक बार और कंफर्म कीजिएगा। ये 79.89% हुआ और जब अपन इसे घटाएंगे तो मिलेगा यहाँ पे 20.11%। तो अब इन दोनों प्रयोग से प्राप्त कॉपर और ऑक्सीजन के अनुपात को हम देखें। क्यूप्रिक ऑक्साइड में दो प्रकार के अवयव हैं, कॉपर और ऑक्सीजन। तो पहले प्रयोग से हमें कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात प्राप्त होता है 79.86 अनुपात 20.14 और दूसरे प्रयोग से कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात हमें प्राप्त होता है
79.89 अनुपात 20.11। और हम देखते हैं कि ये दोनों अत्यंत निकटता से समान है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं है, निश्चित रूप से प्रयोगात्मक त्रुटियां और अन्य त्रुटियों के कारण सेम, लेकिन हम दोनों दो अलग अलग सोर्स से प्राप्त कॉपर और ऑक्सीजन के प्रयोग को देखें तो हमें ये बिल्कुल समान प्राप्त होते हैं, जिससे कि रासायनिक संयोग के दूसरे नियम जिसका नाम है स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। ठीक है, इसे हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। रासायनिक संयोग के दूसरे नियम के बाद अब हम तीसरा नियम देखते हैं। रासायनिक संयोग का तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम इस पर आधारित है कि जब दो तत्व एक या माफ कीजिएगा दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। जब दो तत्व दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, मैं इतने ही भाग को समझते हुए आगे चलता हूं। देखिए, जब दो तत्व दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, मैं उदाहरण को भी यहां ले रहा हूं और उस कथन को हम समझते हुए पूरा करते हैं। गुणित अनुपात का नियम कहता है जब दो तत्व दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, उदाहरण के लिए मैं ले लिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो तत्व हो गए। जब दो तत्व, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, हम जानते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर N2O बनाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, NO बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O4 बनाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, N2O3 और N2O5। इस तरह से नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन, इसको NO2 भी हम लिख सकते हैं, NO2 या डबल करें N2O4, इस रूप में ये मिलता है। तो नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के ये दो तत्व मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बना रहे हैं, इतना स्पष्ट हो गया। तो एक तत्व, उनमें से एक तत्व दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करे तो, अब इतने को समझिए, तो कोई एक तत्व, अभी यहां पे इनका भार के अनुसार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखते हैं फिलहाल क्या है यहां पे। तो नाइट्रोजन का अनुपात हो गया यहां, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14 और 14 28 हो गया, ये 28 अनुपात 16, यहां हो गया ये 14 अनुपात 16, यहां हो गया ये
N2 दो बार यानी 14 दूनी 28 अनुपात और 16 चौक 64। अगर मैं N2O3 को पहले लिखूं तो ये क्रम से आ जाएगा। यहां N2O4 ले लेते हैं तो 16 तिया 48, N2O4 यानी 28 अनुपात 16 चौक 64। हम इसी में देखते हैं इसको। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है 28 अनुपात 16, 14 अनुपात 16, 28 अनुपात 48 और 28 अनुपात 64। तो जब दो तत्व दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करे, तो ये एक तत्व दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करे। यहां पे हम इस कथन को अपने इस पे अप्लाई करना चाहें तो हमें करना यह होगा कि एक तत्व की निश्चित मात्रा लेनी होगी। हम यहां नाइट्रोजन को स्थिर कर दें। मान लीजिए ये 28 है नाइट्रोजन यहां पे, तो हम इसको इक्विवेलेंट कर दें। नाइट्रोजन यहां 28 है, इस 14 को 28 बनाने के लिए मुझे यहां 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो दोनों हिस्सों में 2 का गुणा होगा, तो ये बन जाएगा 28 अनुपात 16 दूनी 32। ये 28 है ऑलरेडी, यहां पे 48, ये भी 28 है, इधर हो गया 64। तो अब हम इस चीज को देख सकते हैं। आप यहां ध्यान दें कि ये 14 और 16, 14 अनुपात 16 का ये तुल्य अनुपात है 28 अनुपात 32, इसलिए ये दोनों के मान समान है। तो अब इस नियम को फिर देखते हुए समझने की कोशिश करते हैं। जब दो तत्व दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, जैसा कि यहां स्पष्ट हुआ, तो वे दोनों तत्व जिस अनुपात में आपस में संयोग करते हैं उसमें एक तत्व की निश्चित भार, उसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करे, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि कोई एक तत्व यानी यहां पे ऑक्सीजन किसी दूसरा तत्व मतलब नाइट्रोजन के निश्चित भार से संयोग कर रहा है। हमने नाइट्रोजन को कांस्टेंट कर लिया, हम इसमें ऑक्सीजन को भी कांस्टेंट कर सकते थे, तब नाइट्रोजन चेंज हो जाता, बात एक ही होती। इन दोनों में से कोई भी एक तत्व का भार अगर निश्चित रखें तो दूसरे तत्व के वो, जैसे हमने नाइट्रोजन को निश्चित रखा है तो दूसरे तत्व के कुछ हिस्सों से वो अनुपात एक अभिक्रिया करेगा और उसके कुछ दूसरे निश्चित दूसरे तत्व के कुछ अपने निश्चित अनुपात होंगे। तो ये नियम ये कहता है जब दो तत्व दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करे तो वह तत्व आपस में एक सरल अनुपात में होगा। यानी नाइट्रोजन की निश्चित मात्रा ऑक्सीजन की जितनी भी मात्रा से संयोग कर रही है वो ऑक्सीजन की मात्रा एक सरल अनुपात में होगी। आप देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन की निश्चित मात्रा ऑक्सीजन की 16, 32, 48 और 64 द्रव्यमान से संयोग कर रही है। तो यहां पर इनका अनुपात देखते हैं, 16 अनुपात 32 अनुपात 48 अनुपात 64। अगर हम इसे सरल करें तो 16 से सब डिवाइड हो रहा है, यानी 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 16 चौक 64। यानी दूसरा तत्व जो हमारा है ऑक्सीजन वह 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में संयोग कर रहा है के रूप में स्थित है। तो गुणित अनुपात के नियम को हम इस तथ्यों के माध्यम से समझ सकते हैं। मैं एक बार और इसके स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूं। जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित भार से, हम यहाँ पे एक तत्व जब दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करे, मतलब पहला तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान हो सकता है। जैसे पहला तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान है ऑक्सीजन का यहाँ 16, 32, 48 और 64 और दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करे तो वो पहला तत्व भी आपस में एक सरल अनुपात में होता है। यहाँ पे हम नाइट्रोजन को कांस्टेंट कर लिए तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इसी नाइट्रोजन के ही ऑक्साइड्स में यह ऑक्सीजन सदैव एक निश्चित अनुपात में होगा और वह अनुपात है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4।
अब इसे मिटा के हम आगे बढ़ते हैं। गुणित अनुपात के नियम को अगर हम आधुनिक संदर्भ में देखें तो गुणित अनुपात नियम उनके लिए सत्य नहीं है जिनमें जो तत्व जो संयोग कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का उदाहरण लिया, लेकिन अगर हम लेड का उदाहरण लेते हैं और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा है एक, मान लीजिए इसका द्रव्यमान 16 है, लेकिन अगर ये समस्थानिक है, अगर ये 206 परमाणु द्रव्यमान वाला समस्थानिक है और ये 208 परमाणु द्रव्यमान वाला समस्थानिक है, तो इसकी निश्चित मात्रा जिस दूसरे तत्व के साथ संयोग कर रही है, हमारा ये नियम कह रहा था कि वे भी एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए था, लेकिन यहां पर इनका एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। जब दो तत्व जब एक से ज्यादा यौगिक बनाते हैं तो इस नियम के अनुसार जो समस्थानिकों के मामले में ये यहाँ पे सत्य नहीं है। और दूसरा, एल्केन्स में CH4, C4H12, C4H10, C5H12 ये कार्बन और हाइड्रोजन के दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक के अंतर्गत आता है। जैसा कि हमने गुणित अनुपात के नियम में देखा कि कार्बन, और यहाँ पे हम दो तत्व ले रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें कार्बन का अनुपात हो गया 12:4। यहाँ पे मैं लेते जाता हूँ, मान लीजिए C2H6 लेते हैं हम, इथेन, तो ये हो गया 24, ये हो गया 6। फिर अगर हम तीसरा ले लें प्रोपेन, C3H8, तो हमें मिलेगा 12×3=36 हो गया ये, और यहां पे हाइड्रोजन का हो गया 8। अगर हम एक तत्व की मात्रा को निश्चित कर दें तो दूसरे तत्व में एक निश्चित अनुपात होना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पे एक निश्चित अनुपात, इस एल्केन के मामले में यह सत्य नहीं है क्योंकि इसमें वह स्थिति नहीं मिलती। तो आधुनिक संदर्भ में हम ये देखते हैं कि ये इन दोनों मामलों में वह काम नहीं करता ये नियम। हम एक न्यूमेरिकल के द्वारा इसे हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। यह जो एल्केन्स में जो स्थिति उत्पन्न हुई थी वो रासायनिक आबंधन के कारण उत्पन्न होती है। हम लेड के 4 ऑक्साइड लेते हैं, लेड के 4 ऑक्साइड में लेड और ऑक्सीजन का द्रव्यमान निम्नलिखित है। निम्न लिखित है, इससे गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि कैसे होती है? इससे गुणित अनुपात नियम की पुष्टि किस प्रकार होती है? हम इस प्रश्न को नेक्स्ट क्लास में हल करते हैं।
हमने इस अभी रासायनिक संयोग के नियमों के अंतर्गत द्रव्यमान के संरक्षण का नियम देखा कि किस प्रकार क्रियाकारक और क्रियाफलों के द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात भी सदैव स्थिर रहते हैं, भले उसका संगठन या उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए। इसके बाद हमने स्थिर अनुपात का नियम देखा। स्थिर अनुपात के नियम के में जो भार के अनुसार अवयवी तत्व जो है किसी भी रासायनिक यौगिकों में, चाहे वो किसी भी स्रोत से लिए गए हों, सदैव उनमें एक निश्चित अनुपात होता है। और तीसरा नियम गुणित अनुपात का नियम था। तो हम नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित न्यूमेरिकल को हल करेंगे। धन्यवाद। बच्चों, रासायनिक संयोग के नियम का अध्ययन करते समय हम गुणित अनुपात के नियम में कुछ अस्पष्टता रह गई थी। आइए हम उसको सुधारते हैं। गुणित अनुपात नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं वे भी सदैव एक सरल अनुपात में होते हैं। आइए इसको हम लिख लेते हैं। जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं सदा सरल अनुपात में होते हैं। जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो वे अर्थात वो एक तत्व के जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान है वे भी सदैव एक सरल अनुपात में होते हैं। यह गुणित अनुपात का नियम है।